इस वीडियो में हम ज़ीरोधा के सिस्टम डिज़ाइन की बात करेंगे। जो मेन फीचर्स हम डिज़ाइन करेंगे वो होंगे वॉच लिस्ट, प्राइस कैसे ट्रैक होता है, जो तुम्हें दिखता है प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है वो कैसे दिखता है, पोर्टफोलियो प्रॉफिट एंड लॉस तुम्हारा जो है वो कैसे दिखता है, ऑर्डर्स जो तुम प्लेस करते हो बाय एंड सेल ये कैसे प्लेस होते हैं, इसके लिए क्या सिस्टम डिज़ाइन होना चाहिए। इवन ज़ीरोधा कंसोल जिसमें तुम्हें P&L स्टेटमेंट्स दिखती हैं या जो भी रिपोर्ट तुम जनरेट करते हो वो कैसे हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फीचर वॉच लिस्ट की। अब वॉच लिस्ट में क्या है कि तुमने सपोज एक तुम यूज़र हो, तुमने कुछ स्टॉक्स डाल दिए वॉच लिस्ट में अपने। तो सबसे पहले एक यूजर्स डीबी होगा हमारे पास। ज़ीरोधा इसके लिए पोस्टग्रेस डेटाबेस यूज़ करता है विच इज़ एसक्यूएल डेटाबेस। अगर तुम्हें कुछ अपनी ऐसी ऐप बनानी हो तो तुम सोच सकते हो अगर तुम्हें नो एसक्यूएल पे जाना है, बट सीक्वल ही बेटर होगा इस केस में क्योंकि तुम्हें जॉइन लेना पड़ सकता है विद मल्टीपल थिंग्स। उसके बाद एक वॉच लिस्ट का भी डेटा होगा जिसके अंदर यूज़र आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग तुम स्टॉक सेव कर सकते हो जो इस यूज़र ने वॉच लिस्ट में डाले हैं। अब सपोज ये तुम्हारी क्लाइंट ऐप है, तुम्हें जानना है कि हर एक स्टॉक जो तुमने एक वॉच लिस्ट में डाल रखा है उसका प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है या करंट प्राइस क्या है। तो सबसे पहले क्लाइंट और ज़ीरोधा के सर्वर्स के बीच में एक वेब सॉकेट कनेक्शन होना चाहिए। अब ये वेब सॉकेट कनेक्शन क्यों होना चाहिए और वेब सॉकेट कनेक्शन होता क्या है? तो जनरली क्या होता है, HTTP जब तुम रिक्वेस्ट मारते हो तो सपोज तुम ये क्लाइंट हो, तुमने सर्वर को रिक्वेस्ट मारी कि मेरे को एक डेटा चाहिए और सर्वर तुम्हें रिस्पॉन्स भेज देता है। बट इस केस में सपोज वॉच लिस्ट में मल्टीपल स्टॉक्स हैं, तुम हर स्टॉक के लिए रिक्वेस्ट मारोगे वो भी हर सेकेंड, तो ज़ीरोधा के सर्वर्स तो क्रैश हो जाएंगे। एक और चीज़ कि जब तुम ये एक रिक्वेस्ट मारते हो तो एक TCP हैंडशेक होता है हर एक रिक्वेस्ट पे। तो पहले क्लाइंट भेजता है सिंक्रोनाइज, फिर सर्वर भेजता है सिंक्रोनाइज एंड एक्नॉलेज, फिर क्लाइंट फिर से भेजता है हाँ भाई अब कनेक्शन बन चुका है अब भेजो मेरे को डेटा। हर एक रिक्वेस्ट पे अगर तुम ये TCP हैंडशेक लगाने बैठोगे तो दिस विल ऑल्सो टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो दो इश्यूज हैं यहाँ पे, हम नॉर्मल HTTP रिक्वेस्ट क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। एक तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, सबके लिए रिक्वेस्ट मारेंगे तो सर्वर्स ओवरलोड हो जाएंगे। सेकेंड थिंग इज़ कि ये TCP हैंडशेक अगर हम बार बार रिक्वेस्ट मारेंगे तो ये बहुत ही स्लो हो जाएगा प्रोसेस और हमको डेटा नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे वेब सॉकेट कनेक्शन हम बनाएंगे। अब वेब सॉकेट कनेक्शन है, इसका मतलब क्या होगा कि दिस इज़ अ परसिस्टेंट कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड योर सर्वर। तो इसमें भी एक बार होगा TCP हैंडशेक, उसके बाद एक परसिस्टेंट कनेक्शन बन जाएगा। उसके बाद अगर कुछ डेटा इस सर्वर को भेजना है तुमको तो वो भेज सकते हो ओवर दिस वेब सॉकेट विदाउट इवन यू आस्किंग एनीथिंग। तो वॉच लिस्ट में भी ऐसा ही होगा कि तुम्हें कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजनी बार बार। सर्वर को पता है कि तुमने कोई अगर वॉच लिस्ट खोली है तो तुम्हें कौन कौन से स्टॉक्स देखने हैं, तो वो तुम्हारे को स्टॉक्स भेजता रहेगा। ओनली थिंग जो जाएगी सर्वर के पास दैट इज़ योर वॉच लिस्ट ID, क्योंकि मल्टीपल वॉच लिस्ट तुम क्रिएट कर सकते हो, उसमें मल्टीपल स्टॉक हो सकते हैं। तो तुमने सर्वर्स पे भेज दी अपनी वॉच लिस्ट ID। अब सर्वर्स क्या करेंगे, वॉच लिस्ट ID आ गई, यूज़र ID आ गया, अब उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टॉक के प्राइजेस चाहिए। अब प्राइस कहाँ से आएगा? अब प्राइस मेंटेन होता है NSE BSE जो कि एक स्टॉक एक्सचेंज है यहाँ पे। अब स्टॉक एक्सचेंज से भी ये जो डेटा लाना है ये भी सेम इशू फेस करते हैं इसमें भी। अगर हम बार बार हर एक स्टॉक के लिए रिक्वेस्ट मारेंगे कि इसका प्राइस क्या है तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, NSE BSE के सर्वर्स बहुत लोड हो जाएंगे। तो इसके लिए जनरली वेब सॉकेट यूज़ हो सकता है या फिर एक लीज लाइन कनेक्शन होता है जो कि ज़ीरोधा यूज़ करता है, कि बस एक इनके बीच का कनेक्शन जिस पे ये डेटा बोथ वेज भेज सकते हैं। तो इस पे क्या होगा कि जितने भी स्टॉक्स का प्राइजेस का डेटा चेंज हो रहा है वो इस लीज लाइन के ऊपर ज़ीरोधा के पास आता रहता है। अब सपोज ये इवेंट्स इसके पास आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं। अब इन इवेंट्स को ऑब्वियसली प्राइस ज़ीरोधा भी मेंटेन कहीं करेगा अपने DB में। तो उसके लिए अगर वो डायरेक्टली DB में अपडेट करने जाएं तो इनका DB भी फट सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि ये जो इवेंट्स आ रहे हैं इनको डालेंगे एक काफका क्यू में। उसके बाद इस वर्कर्स प्रोसेस करके ये जो प्राइजेज हैं ये एक डेटाबेस में डाल देंगे। अब ये डेटाबेस कौन सा होगा इस पर बात करते हैं अभी। ये एक टाइम सीरीज डेटाबेस होगा, बट ये क्यों होगा इस पर बात करेंगे। तो बेसिकली तुम समझो कि यहाँ से प्राइस आया और फाइनली इस टाइम सीरीज डेटाबेस में स्टोर हो गया। अब जब ये यूज़र कोई वॉच लिस्ट खोलेगा तो इसको भेजेगा, ये वॉच लिस्ट ID देगा और ये ज़ीरोधा फिर यहाँ से प्राइजेस का डेटा लेके आ जाएगा और इसको हर एक सेकंड जो भी अपडेट्स होते जा रहे हैं वो इस क्लाइंट्स को स्ट्रीम कराता जाएगा ओवर दिस वेब सॉकेट कनेक्शन। ठीक है, अब इसको हम टाइम सीरीज डेटाबेस ही क्यों लेंगे, नॉर्मल SQL डेटाबेस नो SQL डेटाबेस क्यों नहीं ले सकते। तो बेसिकली हमको चाहिए एक टाइम स्टैम्प पे एक प्राइस की वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक। तो अगर सपोज तुमने कोई SQL डेटाबेस भी ले लिया या नो SQL डेटाबेस भी ले लिया तो तुम्हारा जो क्वेरी पैटर्न बन रहा है वो ये बन रहा है कि तुम्हें हर एक टाइम स्टैम्प पे एक स्टॉक के प्राइस की वैल्यू चाहिए। तो तुम उसके अंदर क्या करोगे, एक इंडेक्स बनाओगे इस टाइम स्टैम्प फील्ड के ऊपर और देखोगे कि इस टाइम पे क्या थी वैल्यू। तो इससे बढ़िया है कि तुम टाइम सीरीज डेटाबेस यूज़ कर लो विच इज़ एक्चुअली बिल्ड फॉर दिस पर्पस।
जीरोधा यूज करता है क्लिक हाउस। ये था वॉच लिस्ट फीचर। अब तुम्हारी वॉच लिस्ट बन चुकी है, तुम वॉच लिस्ट आईडी खोलते हो, तुम्हें पता है कि क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट चीज बात करते हैं ऑर्डर प्लेसमेंट। जो तुम बाय और सेल करते हो वो कैसे होता है। तो ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए सपोज ये तुम्हारी ऐप है, तुम्हें कॉल लगाओगे बाय या सेल के लिए कोई भी स्टॉक जो तुम्हें खरीदना है। ये जो कॉल होगी ये वो वेब सॉकेट कनेक्शन से नहीं जाएगी। वेब सॉकेट कनेक्शन सिर्फ वॉच लिस्ट के लिए मेंटेन करा था, इससे पहले अभी मैंने बताया। पर ये जो बाय सेल की कॉल है, दिस विल गो एज नॉर्मल HTTP रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे HTTP कॉल क्यों लगाई, यहाँ पे वेब सॉकेट क्यों नहीं लगाया। तो वेब सॉकेट लगाने का मैंने जो मेजर रीजंस बताए थे उसमें एक ये भी होता है कि इन सर्वर्स को जो डेटा भेजना है क्लाइंट्स को, दैट शुड बी, वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि क्लाइंट कुछ मांगेगा तभी भेजे। सर्वर्स को कुछ डेटा भेजना है बिना क्लाइंट के कुछ मांगे तो वो भेज पाए। तो उसके लिए ही जनरली वेब सॉकेट यूज होते हैं, या फिर सर्वर सेंट इवेंट्स भी एक चीज़ होती है जो कि यूज़ होता है, वो किसी और वीडियो में बताऊंगा। बट इस केस में कुछ ऐसे बाद में कुछ नहीं आने वाला, सिंपली बाय सेल की एक सिंपल API कॉल है और बाकी काम जो है वो जीरोधा के सर्वर्स को करना है, इस क्लाइंट को वापस कुछ नहीं देना है। तो सिंपल HTTP कॉल से काम चल जाएगा। तो इसके सिंपल HTTP API कॉल लगेगी, ये रिक्वेस्ट तुम्हारी जाएगी एक वैलिडेटर सर्विस पे। ये वैलिडेटर सर्विस क्या होगी, इसके अंदर कुछ रूल्स डिफाइंड होंगे। ये रूल्स क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे कि तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे जितने चाहिए वो हैं, तुमने जो प्राइस डाला है वो सही है, और बहुत सारे रूल्स हैं। ये बहुत सारे रूल्स पहले इवैल्यूएट होंगे, और सपोज कि वैलिडेशन फट जाती है तो ये तुम्हारी API कॉल थी, उसके रिस्पॉन्स में दे देगा कि तुम बाय या सेल नहीं कर सकते हो। तो ये जो एक पूरा फ्लो है ये एक सिंक्रोनस कॉल में हो जाएगा कि तुमने API कॉल मारी, वैलिडेटर ने बोला नहीं हो सकता और ख़त्म। बट सपोज ये वैलिडेटर पास हो गया तो नेक्स्ट क्या चीज़ होगी, नेक्स्ट क्या होगा कि जो तुम्हारी रिक्वेस्ट है वो फिर जाएगी ऑर्डर मैनेजमेंट सर्विस पे। अब ऑर्डर मैनेजमेंट सर्विस क्या करेगा, ये जो इनका जो वेब सॉकेट कनेक्शन बना हुआ है NSE और BSE के साथ, ये उस पे ये रिक्वेस्ट भेजेगा, ये जो यूज़र की थी, कि इस बंदे को ये वाला स्टॉक चाहिए और इसने रिक्वेस्ट जो रेज करी है वो करी है एट अ पर्टिकुलर प्राइस। मतलब सपोज तुमने कोई 100 रुपये का स्टॉक खरीदना है, मार्केट ऑर्डर की बात हो रही है यहाँ पे, कि मतलब जब एक्टिव टाइम है, जब मार्केट एक्टिव है तब तुमने कोई ऑर्डर प्लेस करा, तो तुमने बोला कि मुझे 100 रुपये का ये स्टॉक जो अभी प्राइस है मुझे खरीदना है। तो इसके पास रिक्वेस्ट जाएगी कि इस यूज़र ने बोला है कि 100 रुपये का ये वाला स्टॉक चाहिए, ये एक्सचेंज के पास डेटा जाएगा। एक्सचेंज के आगे फिर, अब एक्सचेंज तुम्हारा ऑर्डर कैसे फुलफिल करता है वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट फिर स्टोरी हो जाती है। बट जीरोधा का काम इस पॉइंट पे ख़त्म हो जाता है और वो तुम्हें सक्सेसफुल रिस्पॉन्स रिटर्न कर देता है कि तुमने जो बोला था वो जा चुका है NSE और BSE पे। अब यहाँ पे ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट होगा ये किसी और वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे जाने के साथ साथ ये जो तुम्हारा ऑर्डर है ये मेन DB जहाँ पे सारा फाइनेंशियल डेटा है वहाँ पे भी स्टोर हो जाएगा। तो तुमने जो ऑर्डर प्लेस करा है इसकी सारी डिटेल्स इस मेन DB में भी स्टोर हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि जो कंसोल तुम्हें दिखता है जिसमें तुम रिपोर्ट्स देखते हो कि भाई तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, तुम्हारी ट्रेड कितनी तुमने करी है, वो कंसोल कैसे बनेगा। सपोज ये तुम यूज़र्स हो, तुम जीरोधा के सर्विस पे गए, तुमने बोला कि मेरे को पिछले क्वार्टर का जितना मेरा P&L था वो मुझे दे दो। बट अब ये सर्वर्स क्या करेंगे, इनके पास एक सोल्यूशन है कि ये जो भी तुमने क्वेरी डाली है वो सीधा मेन DB पे क्वेरी मार दें। बट अब ये मिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं, सपोज सब ने मार दी तो इनका ये मेन DB जिसका एक्चुअल काम जो है वो यहाँ पे हो रहा है, ऑर्डर्स को स्टोर करना, अगर ये फेल हो गया तो बहुत इशू हो जाएगा। तो ये वाला जो ऑपरेशन है दिस इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट। तो डायरेक्टली इस पर कॉल मारना इज़ नॉट अ गुड सोल्यूशन। तो जीरोधा क्या करता है, उसके लिए क्या करता है कि ये जो तुम्हारी कॉल है ये जाती है रिपोर्ट सर्विस पे, तुम्हें बोल दिया जाता है कि चेक आफ्टर सम टाइम, तुम्हारी रिपोर्ट बन रही है। रिपोर्ट सर्विस क्या करती है, तुम्हारा ये जो मैसेज है मैसेज पब्लिश करती है काफका पे। फिर काफका के वर्कर्स ये मैसेज देखते हैं और देखते हैं क्या क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, और वो एट अ पर्टिकुलर रेट इस मेन DB से वो क्वेरीज एक एक करके जॉब्स एक एक करके एग्जीक्यूट करते हैं ताकि ये मेन DB तुम्हारा लोड ना हो, ओवरलोड ना हो। फाइनली इससे जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट स्टोर हो जाता है एक और DB में जो कि रिजल्ट्स DB है इन रिपोर्ट्स के लिए। इसके बाद जब तुम्हारी रिपोर्ट बन गई तुम जाके देख सकते हो, तो जब तुम देखते हो वो डायरेक्टली रिपोर्ट यहाँ इस रिजल्ट्स DB से फैच होती है। अब सपोज तुमने फिर से सेम क्वेरी डाली, फिर से सेम रिपोर्ट जनरेट करी, तो ये रिपोर्ट सर्विस जो है ये पहले ये रिजल्ट्स DB में चेक कर सकती है कि तुम्हारी जो रिपोर्ट थी वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तो सीधा यहीं से दे देगी, नहीं तो फिर ये प्रोसेस फॉलो हो जाएगा। ऐसा होता भी है अगर तुम रात को जनरली करो तो ये जनरली रिपोर्ट्स जो है तुम्हें रिजल्ट्स DB से ही मिल जाएंगे डायरेक्टली, क्योंकि आई थिंक जीरोधा की कुछ जॉब्स भी चलती हैं जो कि डे एंड होने के बाद डेटा यहाँ से फॉर ईच यूज़र इस रिजल्ट्स DB में स्टोर कर देती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस जीरोधा की कुछ रिकन्सिलिएशन जॉब्स भी होती हैं जो चलती हैं एट दी आफ्टर मार्केट क्लोजेस,
वो जो रिकनसाइल करती हैं कि जो एनएससी और बीएससी पे डेटा है और जो इनके मेन डीबी में डेटा है, ये डेटा बिल्कुल सेम होना चाहिए, इसमें कुछ गलत स्टोर नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत इश्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक रिकॉन जॉब भी तुम मान सकते हो जो कि एग्जिस्ट करती है। तो टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, हमने क्या यूज़ करा, डीबी के लिए हमने यूज़ करा एक सीक्वल डेटाबेस पोस्टग्रेस। मैसेज प्रोसेसिंग के लिए हमने यूज़ करा काफका, जिस पे हम मैसेजेस पुश कर रहे हैं। सर्वर सब अगर तुमने होस्ट करना ज़रूरत है, जनरली होस्ट करता है AWS पे, उनके EC2 सर्वर्स हैं जो उन्होंने अलग अलग जोन्स में बना रखे हैं ताकि एक जोन डाउन भी जाए तो भी इशू ना हो। यहाँ पे भी काफका का यूज़ हो रहा है फॉर प्रोसेसिंग स्टॉक के प्राइजेस। यहाँ पे और DBs भी हैं जो कि स्टोर करते हैं यूज़र डेटा, ये भी सीक्वल डेटाबेस है। वॉच लिस्ट का डेटा, ये भी सीक्वल डेटाबेस है। वीडियो काफ़ी टाइम बाद मैंने बनाई लॉन्ग फॉर्म में सिस्टम डिज़ाइन के ऊपर। मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊंगा, मुझे टॉपिक कमेंट करके बताओ, और ऐसी वीडियो आती रहेंगी अब।